हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिनके लेखक डॉक्टर नागेंद्र है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग थ्योरी क्लास को देखेंगे और थ्योरी क्लास जैसे ही पूरा हो जाएगा तो इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सारे सवालों को हल करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप थ्योरी क्लास को पढ़ लेते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टेस्ट लगाते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो थ्योरी क्लास करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एक परिचय में हम लोग पहले देख लेते हैं डॉक्टर नागेंद्र का परिचय। तो डॉक्टर नागेंद्र का जन्म 9 मार्च 1915 ईस्वी को उत्तर प्रदेश अलीगढ़ ज़िले में अतरौली नामक कस्बे में हुआ था और मृत्यु जो है 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी को नई दिल्ली भारत में हुआ है। तो डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कब हुआ है? तो 9 मार्च 1915 ईस्वी को, आपको पहले याद रख लेना है। और ये जो डॉक्टर नागेंद्र है, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक है, जो हम लोग को झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी के पेपर पर पढ़ना है। तो पहले मैं वीडियो करवा चुका हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उन सारे वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और आज का जो हमारा यह वीडियो होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, जिनके लेखक डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो डॉक्टर नागेंद्र का जन्म जो हुआ है 9 मार्च 1915 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ है, अतरौली नामक कस्बे में। और मृत्यु की बात करें तो 27 अक्टूबर 1999 नई दिल्ली में हुआ है। भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे और ये जो डॉक्टर नागेंद्र है यह भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। आधुनिक हिंदी की आलोचना को समृद्ध करने में डॉक्टर नागेंद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वे काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर नागेंद्र माने जाते हैं। उनके निबंधों में वैचारिक औचित्य के साथ साथ उनका व्यक्तित्व भी अभिव्यक्ति पाया गया है। और उनका जो निबंध है तो उनमें जो है ना, वैचारिक औचित्य के साथ साथ उनका व्यक्तित्व भी अभिव्यक्ति पाया गया है। उनके निबंधों में एक सहृदय तथा भावुक निबंधकार के गुण भली भांति लक्षित होते हैं। इसका कारण यह है कि नागेंद्र जी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश एक कवि के रूप में हुआ था। उनकी प्रतिभा का विकास मूलतः आलोचनात्मक निबंधकार के रूप में ही हुआ। हिंदी के पांगते आलोचक के रूप में नागेंद्र विशेषतः यशस्वी रहे हैं। अपनी शिक्षा के अंतर्गत नागेंद्र जी ने अंग्रेजी और हिंदी विषयों में एमए किया था। तो आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि डॉक्टर नागेंद्र जो है शिक्षा के अंतर्गत अंग्रेजी और हिंदी विषयों से एमए किया है, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लिया है, एमए किया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी में डी.लिट की उपाधि भी प्राप्त की थी। डी.लिट की डिग्री होती है फ्रेंड्स, डी.लिट की उपाधि होती है जो पढ़ाई किया जाता है। तो इसके बाद एमए के बाद उन्होंने डी.लिट की उपाधि प्राप्त की थी। नागेंद्र जी दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर तथा हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर से सेवानिवृत्त होने के उपरांत स्वतंत्र रूप से साहित्य की साधना में संलग्न हो गए थे। अर्थात नागेंद्र जी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का भी कार्य किए हैं। इसके बाद हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किए हैं। और जब वह दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके उपरांत जो है स्वतंत्र रूप से साहित्य की साधना में संलग्न हो गए थे। उन्होंने एमरिट्स प्रोफेसर के पद पर भी कार्य किया। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर नागेंद्र जो है किस पद पर भी कार्य किया है? तो एमरिट्स प्रोफेसर के पद पर भी कार्य किया था। वह आगरा विश्वविद्यालय आगरा से रीति काल के संदर्भ में देव का अध्ययन शीर्षक शोध प्रबंध पर शोध उपाधि से अलंकृत हुए थे। तो आपको याद रखना है, आगरा विश्वविद्यालय से आगरा से रीति काल के संदर्भ में देव का अध्ययन शीर्षक शोध प्रबंध पर शोध उपाधि से अलंकृत हुए थे। यानी जो ये शोध पर अध्ययन किया है तो उसका नाम है देव का अध्ययन। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में डॉक्टर नागेंद्र को प्राध्यापक, रीडर व प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के समय विशेषज्ञ नियुक्त किया जाता था। और जो है इन्हें प्राध्यापक के रूप में, रीडर एवं प्रोफेसर के पदों पर भी नियुक्ति किया जाता था। अब लेखन कार्य की बात करें तो डॉक्टर नागेंद्र का लेखन कार्य, तो नागेंद्र जी ने अपनी प्रखर कलम के द्वारा हिंदी निबंध साहित्य की गरिमा को अद्वितीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित की। उनके द्वारा कृत मेरा व्यवसाय और साहित्य सृजन शीर्षक इस निबंध लेखक की आत्मपरक शैली का प्रतीक है। इस रचना में डॉक्टर नागेंद्र जी ने अपने आप को अपनी ही दृष्टि से देखा तथा परखा है। यह निबंध अध्यापकों, अध्यापिकाओं के लिए विशेषतः उपादेय है। डॉक्टर नागेंद्र का यह मानना था कि अध्यापक वृत्तितः व्याख्याता और विवेकशील होता है। अध्यापक जो है वितरितः व्याख्याता और विवेकशील होता है। ऊंची श्रेणी के विद्यार्थियों और
अनुसंधाताओं को काव्य का मर्म समझाना उसका स्वाभाविक कर्तव्य व कर्म है। उन्होंने यह भी लिखा है कि अध्यापन का, विशेषकर उच्च स्तर के अध्यापन का, साहित्य के अन्य अंगों के सृजन से सहज संबंध न हो, परंतु आलोचना से उसका प्रत्यक्ष संबंध है। कक्षा के मंच पर अध्यापक किसी साहित्यिक समस्या को लेकर स्वयं निर्णय ले सके तथा शिक्षार्थी वर्ग की निर्णय शक्ति का विकास कर सके, यह निश्चय ही अध्यापक के धर्म की परिधि कहलाती है। इन्होंने 1948 ईस्वी में रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की है। तो आपको फ्रेंड्स ये एग्जाम पॉइंट्स याद रखना है कि डॉक्टर नागेंद्र ने 1948 ईस्वी में रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की है। और यह जो शोध किया है, शोध का इसका विषय था वह क्या था, तो महाकवि देव पर था शोध। तब को याद रखना है कब, 1948 ईस्वी में। डॉक्टर नागेंद्र का साहित्य में निबंध और आलोचना क्या है, यह देख लेते हैं। तो डॉक्टर नागेंद्र का जो साहित्य है, इनमें निबंध और आलोचना की बात करें तो 1938 में सुमित्रानंदन पंत पहली आलोचनात्मक पुस्तक है। डॉक्टर नागेंद्र की पहली आलोचनात्मक पुस्तक क्या है, तो 1938 में प्रकाशन सुमित्रानंदन पंत है, यह एक आलोचनात्मक पुस्तक है। इसके बाद है 1939 साकेत एक अध्ययन, 1944 में विचार और विवेचन निबंध, इसके बाद है 1949 में आधुनिक हिंदी नाटक। आधुनिक हिंदी नाटक पर आलोचना किए हैं, निबंध किए हैं इस पर, निबंध लेखन पर डॉक्टर नागेंद्र। तो आपको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ईस्वी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पर पूछ सकता है कि डॉक्टर नागेंद्र जो है आलोचनात्मक पुस्तक आधुनिक हिंदी नाटक कब लिखे हैं, तो 1949 ईस्वी में। आपको ईस्वी याद रखना है। 1949 में विचार और अनुभूति निबंध लिखे हैं, और 1949 में रीति काव्य की भूमिका, यह एक आलोचनात्मक पुस्तक है। इसके बाद है हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नागेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इस पर लिखित पुस्तकें हैं। 1951 पे आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, 1955 में विचार और विश्लेषण, यह निबंध है। और 1957 पे जो अरस्तु का काव्यशास्त्र, ये आलोचनात्मक पुस्तक है। अरस्तु का काव्यशास्त्र का प्रकाशन हुआ है डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा 1957 में। 1961 में अनुसंधान और आलोचना, 1962 में कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, और 1964 पे है रस सिद्धांत। तो रस सिद्धांत 1964 में प्रकाशित ये आलोचनात्मक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा लिखा गया है। 1966 में है आलोचक की आस्था, यह एक निबंध है। 1969 में आस्था के चरण निबंध संग्रह। 1970 नई समीक्षा नए संदर्भ। 1971 में समस्या और समाधान। इसके बाद है 1973 में हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जो 10 भाग पर है। 1979 में है मिथक और साहसिक। 1979 में हो गया मिथक और साहित्य। 1982 में है साहित्य का समाजशास्त्र, और 1982 पर जो है साहित्य का समाजशास्त्र पुस्तक है। 1985 पर भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि। 1987 मैथिली शरणगुप्त पुनर्मूल्यांकन। 1987 पे मैथिली शरणगुप्त पुनर्मूल्यांकन आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखा है, डॉक्टर नागेंद्र लिखा है। कब लिखा है, 1987 में। और 1990 पे है प्रसाद और कामायनी, ये इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है, प्रसाद और कामायनी, जो 1990 में लिखा गया है। इसके बाद है हमारा फ्रेंड्स 1993 में राम की शक्ति पूजा। और राम की शक्ति पूजा का कब आलोचनात्मक पुस्तक प्रकाशन किया, 1993 पे। अभिनव भारती है नाट्य दर्पण, काव्य में उदात्त तत्व, काव्य कला, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा, ये जो पुस्तक है डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा आलोचनात्मक पुस्तकें लिखा गया है। चेतना के बिंब, ये जो निबंध है, चेतना के बिंब क्या है, निबंध है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पर जो है डॉक्टर नागेंद्र का जो हिंदी साहित्य संबंधित सवाल है, आपको 5 से 6 सवाल अवश्य देखने को मिलेंगे, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित 5 से 6 सवाल देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, एग्जाम के दृष्टिकोण से एक एक नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको अच्छी तरह से सारे पॉइंट्स को याद कर लेना है, ताकि आपके जो JSSC CGL के एग्जाम पर उन पर एक भी नंबर नहीं छूटे, क्योंकि फ्रेंड्स एक एक नंबर हमारा जो है मेरिट बनाता है। तो आपको अच्छी तरह से क्लास पे जितने सारे फैक्ट हैं और जितने सारे मतलब ईस्वी के सवाल हैं और सारे पॉइंट को याद कर लेना है, ताकि आपका जो हमारा जो सिलेक्शन है एक नंबर से कहीं छूटे नहीं। तो अगला है चेतना के बिंब, जो निबंध है। इसके बाद है वीणा पानी के कंपाउंड में निबंध है। हिंदी उपन्यास निबंध है। हिंदी उपन्यास क्या है, तो निबंध है। किन के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा लिखा गया है। और अर्धकथा 1988, यह आत्मकथा है। अब है हमारा फ्रेंड्स डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन। आपको जो है काल विभाजन अच्छी तरह से याद रखना है।
तो इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 प्रधान कालखंडों में बांटा गया है। और जो डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसमें जो है कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो 4 कालखंडों में बांटा गया है। आधुनिक काल को भी 4 उपभागों में बांटा गया है, और जो हमारा आधुनिक काल है इसे भी 4 उपभागों में बांटा गया है। तो पहला है आदिकाल, जो 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक है। आदिकाल की जो समयावधि है क्या है, तो 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य है। इसके बाद ये भक्ति काल। अब भक्ति काल हो गया 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य। पहला हो गया 7वीं से 14वीं शताब्दी, फिर है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य, और रीतिकाल जो है 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल तो 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी तक। और हमारा है आधुनिक काल, तो 19वीं शताब्दी से के मध्य से अब तक, यानी 19वीं शताब्दी से लेकर जो अब तक समयावधि है, अब तक आ रहा है, यह है आधुनिक काल। तो डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा कितने कालों में बांटा गया है, 4 कालों में, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और आपको ईस्वी याद रख लेना है कि आधुनिक काल का जो काल अवधि है 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक है। अब है पुनर्जागरण काल, जिसे कहते हैं भारतेंदु काल। पुनर्जागरण काल को किस नाम से जाना जाता है, तो भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु काल है। अब पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु काल को 2 भागों में बांटा गया है, जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल, और इसके बाद है छायावाद काल। तो जागरण सुधार काल 1900 से 1918 ईस्वी तक, और छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। तो छायावाद काल की अवधि क्या है, 1918 से 38 ईस्वी तक। अब है छायावादोत्तर काल। तो छायावादोत्तर काल में है प्रागैति प्रयोग काल और नवलेखन काल। तो प्रागैति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक, क्योंकि छायावादी काल हमारा जैसे ही समाप्त हो गया 1918 से 38 ईस्वी तक, अब फिर हो गया प्रागैति काल यानी 38 से 53 ईस्वी तक। अब है नवलेखन काल 1953 से अब तक। नवलेखन काल हो गया 1953 से अब तक। अब है विशेष तथ्य। तो ये रसवादी आलोचक माने जाते हैं। डॉक्टर नागेंद्र जो है यह रसवादी आलोचक माने जाते हैं। इनका साहित्यिक जीवन कवि के रूप में आरंभ होता है सन 1937 ईस्वी में। उनका पहला काव्य संग्रह वनबाला प्रकाशित हुआ था, और इनका जो साहित्य जीवन है कवि के रूप में आरंभ होता है। और इनका जो पहला काव्य संग्रह क्या है, तो वनबाला है, आपको याद रखना है। डॉक्टर नागेंद्र का पहला काव्य संग्रह क्या है, वनबाला है। और यह कब प्रकाशित हुआ है, तो 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इन्होंने फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र के आधार पर नाटक और नाटककारों की आलोचनाएं की। और यह जो है डॉक्टर नागेंद्र जी फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र के आधार पर नाटक और नाटककारों की आलोचनाएं लिखी है। डॉक्टर नागेंद्र के निबंधों की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, व्याकरण सम्मत था, साहित्यिक खड़ी बोली है। और इनकी भाषा आपको याद रख लेना है कि शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, व्याकरण सम्मत, और जो व्याकरण से सम्मत है और साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है। नागेंद्र जी दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर तथा हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर से सेवानिवृत्त होने के उपरांत स्वतंत्र रूप से साहित्य की साधना में संलग्न हो गए थे। और दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त होने के उपरांत ही स्वतंत्र रूप से साहित्य साधना में संलग्न हो गए थे। ये आगरा विश्वविद्यालय आगरा से रीतिकाल के संदर्भ में देव का अध्ययन शीर्षक शोध प्रबंध पर शोध उपाधि से अलंकृत हुए थे। डॉक्टर नागेंद्र का यह मानना था कि अध्यापक वृत्तितः व्याख्याता और विवेकशील होता है। ऊंची श्रेणी के विद्यार्थियों और अनुसंधाताओं को काव्य का मर्म समझाना उनका व्यावसायिक कर्तव्य व कर्म है। उन्होंने यह भी लिखा है कि अध्यापन का विशेषकर उच्च स्तर के अध्यापन का साहित्य के अन्य अंगों के सृजन से सहज संबंध न हो, परंतु आलोचना से उसका प्रत्यक्ष संबंध है। अब शैली की बात करें तो डॉक्टर नागेंद्र की निबंध लेखन की शैली में भावों एवं विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने की अद्भुत क्षमता लक्षित होती है। उनकी लेखन शैली अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित रही है। इसका कारण यह है कि वह अंग्रेजी साहित्य से संपूर्णतः प्रभावित और प्रेरित होकर किन्हीं साहित्य की साधना के मार्ग पर चले जाते थे। उनके निबंध साहित्य में निम्नलिखित शैलियों का व्यवहारिक सम्यक रूपेण लक्षित होता है। और उनकी जो साहित्य में जो है व्यवहारिक शैलियों का सम्यक रूपेण लक्षित होता है, जो है विवेचनात्मक शैली। और उनकी जो लक्षित शैली होता है, तो पहला क्या है, विवेचनात्मक शैली। तो नागेंद्र जी मूलतः आलोचनात्मक एवं विचारात्मक निबंधकार के रूप में समादृत रहे हैं। इस शैली में लेखक तर्कों द्वारा नियुक्तियों को सुलझाता हुआ चलता है। वह अत्यंत गंभीर एवं बौद्धिक विषय को अपनी कुशल विवेचना पद्धति के द्वारा सरल रूप में स्पष्ट कर देता है तथा विवादास्पद विषयों को अत्यंत बोधगम्य रीति से
समझाने की चेष्टा करता है। उनका आस्था के चरण शीर्षक निबंध संकलन इस शैली का अच्छा उदाहरण है। अब है प्रसादात्मक शैली। तो इस शैली का प्रयोग डॉक्टर नागेंद्र के निबंध साहित्य में सर्वत्र देखा जा सकता है। इस शैली के द्वारा लेखक ने विषय को सरल तथा बोधगम्य रीति से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। यह भी एक तथ्य है कि डॉक्टर नागेंद्र का मन संपूर्णतः प्राध्यापन व्यवसाय में ही रमन करता रहा। इसीलिए लिखते समय वह इस बात का ध्यान रखते थे कि जो बात वह कह रहे हैं उसमें कहीं किसी प्रकार की अस्पष्टता न रह जाए। अब गोष्ठ शैली है, अगला है हमारा गोष्ठ शैली। तो हिंदी उपन्यास नामक निबंध में नागेंद्र जी ने गोष्ठी शैली का व्यवहार किया है। सही अर्थों में वे अपनी प्रतिभा के बल पर ही निबंध साहित्य में गोष्ठी शैली की सृष्टि करने में सफल रहे थे। अब है हमारा संवादात्मक शैली यानी संवाद करने का शैली। तो हिंदी साहित्य में हास्य की कमी शीर्षक रचना में इस शैली का प्रयोग देखा जा सकता है। इस शैली में जागरूक अध्येताओं को स्पष्टता एवं विवेचना दोनों ही बातें लक्षित हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट थ्योरी क्लास से मिलते हैं पार्ट 2 को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।